Welcome to Diya Institution. इमरजेंसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, उसके क्या कारण थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, आज हम उसे डिटेल से पढ़ेंगे। द इमरजेंसी इन इंडिया refer to a 21-month period from June 25, 1975 to March 21, 1977 when Prime Minister Indira Gandhi ji declared a state of emergency across the country। यानी इमरजेंसी इंडिया का वो पीरियड रहा है जो कि टोटल 21 मंथ का पीरियड रहा है। इमरजेंसी जून 25 1975 को लगाई गई थी और ये 21 मार्च 1977 को पूरी तरीके से रद्द कर दी गई थी। इमरजेंसी इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, क्योंकि उस टाइम के अंदर 1975 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे, तो उन्होंने ही इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था पूरी कंट्री के अंदर। दिस वॉज अ हाईली controversial period in Indian history, often described as a dark chapter, for it served curtailment of civil liberties and democratic process। यानी ये जो चैप्टर रहा है, डार्क चैप्टर या फिर इमरजेंसी का 21 मंथ का जो पीरियड रहा है, वो हमारी इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही कंट्रोवर्शियल पीरियड रहा है। आज भी अगर आप देखते हैं तो इमरजेंसी पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं कि क्यों इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या इमरजेंसी सही में लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, तो इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज आज भी देखने को मिलती हैं। तो ये जो 21 मंथ का डार्क चैप्टर, डार्क पीरियड रहा है, वो एक कंट्रोवर्शियल पीरियड रहा है जिसमें जितनी भी सिविल लिबर्टीज थी, सिविल लिबर्टीज हम कह सकते हैं जो कॉमन पीपल होते हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, उन सभी को कर्टेल कर दिया गया था। यानी कोई भी जो नॉर्मल पीपल है वो बाहर नहीं निकल सकता है, उसके जितने भी फ्रीडम्स राइट्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकता है। उस तरीके से उस इमरजेंसी के अंदर सारी जो सिविल लिबर्टीज थी लोगों की, उसे कर्टेल कर दिया गया था। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस थे, जैसे इलेक्शन का होना या फिर जो पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, उन सभी को स्टॉप कर दिया गया था। तो इसीलिए इमरजेंसी को एक डार्क चैप्टर या डार्क ईरा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि आखिर इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखिए तो क्या इमरजेंसी का मतलब आखिर क्या होता है। सो व्हाट इज एन इमरजेंसी? इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स एन इमरजेंसी refer to a situation where a government is granted extraordinary power to deal with exceptional circumstances that threaten the security, stability और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म के हिसाब से इमरजेंसी का मतलब समझा जाए तो इमरजेंसी वो पार्ट होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल का कॉन्स्टिट्यूशन का जब गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ग्रांटेड किए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाते हैं, तब मिलते हैं जब कंट्री के अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, जैसे सिक्योरिटी जो है उस पर अगर खतरा हो, कंट्री की सिक्योरिटी पे खतरा हो, कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी सही ना हो, यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, इकोनॉमिक अगर अनस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, या इंडिया की फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, नेशन के फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं, यानी ये एक ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस होते हैं, उस टाइम पे इमरजेंसी को लगाया जाता है। और जब इमरजेंसी लगती है कंट्री के अंदर, जब डिक्लेयर की जाती है, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिए जाते हैं ताकि इन सर्कमस्टेंसेस को वो हैंडल कर सके, उनसे डील कर सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 प्रोवाइड फॉर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये तीनों ही आर्टिकल 3 टाइप की अलग इमरजेंसी को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये कौन सी 3 टाइप की है? सबसे फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर डिक्लेयर की जा सकती है। अगर प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है आर्टिकल 352 इंडिया के अंदर डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो नेशनल इमरजेंसी है।
नेशनल इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की जाती है या फिर कब डिक्लेयर की जा सकती है? डिक्लेयर ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन, यानी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब कंट्री के अंदर कोई भी वॉर सिचुएशन हो, यानी किसी तरह का युद्ध चल रहा हो, या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहर की जो कंट्रीज है उनके द्वारा कोई अग्रेशन हो रहा है, या फिर इंडिया और कोई और कंट्री जो है वो किसी तरह का युद्ध कर रही है, या कंट्री के अंदर कोई आर्म रिबेलियन हो रहा है, तब जाके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अब जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी की कुछ अलग डेफिनेशन थी, लेकिन जब 1975 की नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट से नेशनल इमरजेंसी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड ऐड किए गए, जो कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन। अगर इन 3 वर्ड्स में से अगर नेशन के अंदर कुछ हो रहा है तभी हम नेशनल इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, जो कि आर्टिकल 356 के अंडर डिक्लेयर की जाती है। स्टेट इमरजेंसी एक पर्टिकुलर स्टेट यानी एक ही स्टेट में लगाई जाती है, और जैसे कि राजस्थान के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो राजस्थान के अंदर स्टेट इमरजेंसी अगर लगाई जाती है यानी आर्टिकल 356 इम्पोज किया जाता है तो वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही इम्पोज किया जाएगा, दूसरी सारी कंट्रीज के अंदर नहीं किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री के अंदर लगता है। अब जो स्टेट इमरजेंसी है वो क्यों लगाई जाती है, तो इम्पोज्ड व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यानी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अपने फंक्शन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, अपने रोल्स हैं, उसी तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने फंक्शंस हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और अपने रोल्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्रिप्टिव वे में क्या बताया गया है। लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, उनके रूल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, उनके अगेंस्ट जाती है, उस टाइम पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे जितने भी अथॉरिटीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है। यानी अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है तो जितने भी डिसीजंस हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस या फिर गवर्नमेंटल डिसीजन जो है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इसलिए इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और थर्ड इमरजेंसी जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंडर डिक्लेयर होता है। यानी अगर कंट्री के अंदर आर्टिकल 360 डिक्लेयर होता है इसका मतलब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है स्टेट के अंदर या फिर पूरी कंट्री के अंदर। डिक्लेयर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन, यानी अगर कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं या फिर अनस्टेबिलिटी होगी है फाइनेंशियल, उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जाता है। और आपको ये तीनों ही आर्टिकल्स याद रखने हैं, नेशनल इमरजेंसी के तीनों वर्ड, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं इमरजेंसी। इन 1975 वाज अ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352 सिटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी जो 1975 के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी वो आर्टिकल 352 के अंडर डिक्लेयर की थी, और उस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि 1975 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 352 का मतलब होता था कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था उसका क्या मतलब था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर कंट्री के अंदर कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो आप आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्मॉल वर्ड डिफाइन नहीं कर पा रहा था, इसलिए जब नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है तो एक अमेंडमेंट होता है जिसमें ये 3 न्यू वर्ड जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, जो कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन, जो कि डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है कि आखिर नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाएगी। द रोड टू द इमरजेंसी, यानी जो इमरजेंसी 1975 के अंदर लगाई गई थी,
आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा और किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए इमरजेंसी के। सो द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी वॉज नॉट एन आइसोलेट इवेंट बट द कल्मिनेशन ऑफ सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर दैट हैड बीन ब्रीविंग इन द अर्ली 70s। यानी इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से ही नहीं किया गया था। ये काफ़ी सेवरल यानी काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो सोशल फैक्टर्स थे जो कि अर्ली 1917 से ही शुरू होने दिख रहे थे और उसी का कहीं ना कहीं रिजल्ट था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। तो देखते हैं कौन कौन से वो कॉजेज रहे हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी जो पॉलिटिकल कॉजेज रहे हैं और इकोनॉमिक डिस्ट्रेसेस रहे हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज जो हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो पहला जो कारण रहा है वो है पोस्ट 1971 बांग्लादेश वॉर। इंडिया फेस्ड some economic challenges like inflation, unemployment and shortage of essential commodities। यानी जो 1971 का वॉर हुआ था बांग्लादेश को लेकर, यानी हमें पता है कि जब पार्टीशन हुआ था तो दो पाकिस्तान बने थे, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। लेकिन 1971 के अंदर ईस्टर्न पाकिस्तान अपने एक सेपरेट कंट्री बनाने की मांग करता है और इसमें हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी वो उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं और इसीलिए वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वेस्टर्न पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर करती है और बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री बनाने में हेल्प करती हैं। तो जो पोस्ट बांग्लादेश वॉर हुआ था 1971 के अंदर, उस टाइम पे इंडिया ने काफ़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या किए थे, फेस किए थे। जैसे कि प्राइसेस के अंदर काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ था, इन्फ्लेशन हुआ था। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था और जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है यानी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, देन आफ्टर सैनिटेशन, ये जो एसेंशियल यानी एक व्यक्ति की जो एसेंशियल यानी बहुत मामूली कॉमोडिटीज की मांग होती है वो भी पूरी नहीं हो रही थी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण था क्योंकि दिस लीड टू वाइड स्प्रेड पब्लिक डिसकंटेंट एंड प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली इन द गुजरात नव निर्माण मूवमेंट एंड बिहार जेपी मूवमेंट। यानी ये दो जो मूवमेंट है वो खास करके उभर के आए थे क्योंकि लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी थी और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास सैलरीज नहीं है, वेजेस नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर रहे थे और जो कॉमोडिटीज़ है जो मिलनी चाहिए वो भी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करवा रही थी, जिसकी वजह से जो वाइड स्प्रेड पब्लिक प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुके थे और गुजरात और बिहार के अंदर वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जो कि गुजरात के अंदर नव निर्माण मूवमेंट शुरू हुआ था और जेपी मूवमेंट जो कि जेपी के द्वारा बिहार के अंदर शुरू करवा गया था। तो ये दोनों मूवमेंट एक पॉलिटिकल अनरेस्ट और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं पूरी कंट्री के अंदर। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा, बिहार मूवमेंट जो था 1974 लीड बाय वेतरन गांधी सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण जेपी। दिस मूवमेंट कॉल्ड द टोटल रिवॉल्यूशन, यानी ये पूर्ण यानी टोटल रिवॉल्यूशन मांग रहे थे अगेन द करप्शन, जो करप्शन हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट उन्हें नहीं दिया जा रहा है और इन्फ्लेशन यानी प्राइस के अंदर जो राइस हुआ है अचानक, वो उसके वजह से टोटल रिवॉल्यूशन जो बिहार मूवमेंट 1974 के अंदर हुआ वो क्या कर रहा था, एक टोटल रिवॉल्यूशन मांग रहा था कि जो करप्शन हो रहा है उसे बंद करवाया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और जो प्राइसेस राइस हुए उन्हें कम किया जाए। यानी इट गेन सिग्निफिकेंट मोमेंटम चैलेंजिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। और ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है उन्हें एक चैलेंज दे रहा था जो कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कंट्री के अंदर कह सकते हैं। द राज नारायण वर्डिक्ट June 12, 1975 in 1971 Indira Gandhi had won the Lok Sabha election from the Raebareli. Her opponent Raj Narayan filed a petition alleged electoral malpractice। यानी बिहार के अंदर जो हमारे रायबरेली के अंदर इंदिरा गांधी जी ने 1971 के अंदर लोकसभा इलेक्शन क्या किया था, जीत गई थी वो, और उनके अपोजिट कौन था, राज नारायण। अब उन्होंने क्या कर दिया, जब इंदिरा गांधी जी जीत गई थी तो राज नारायण जी ने उनके अगेंस्ट पिटिशन फाइल कर दी कि उन्होंने
जो इलेक्शन हुए उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, और इसी वजह से ये दूसरा कारण था जब पॉलिटिकल के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी। इसके बाद जून 12 1975 के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है found Indira Gandhi guilty of electoral malpractice and declaring her election null and void and barring her from holding any elective office for the 6 years। यानी इसके बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जब सारी चीजें उनके केस जब होता है तो इंदिरा गांधी जी गिल्टी यहाँ पर फाउंड होती हैं और उन्होंने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की है, ऐसा इलाहाबाद कोर्ट डिक्लेयर करता है। और ये भी डिक्लेयर करता है कि वो आगे 6 साल तक किसी भी इलेक्टिव ऑफिस में नहीं बैठ सकती हैं और ना ही किसी प्रकार का इलेक्शन दे सकती हैं। तो ये इंदिरा गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्रिएट हो चुका था। एंड दिस वर्डिक्ट क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड इंटेंसिफाइड कॉल फॉर द रेजिग्नेशन फ्रॉम द अपोजिशन। और जितनी भी जनता है वो चाहती थी कि जो गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी है, वो रेजिग्नेशन कर दें। जो अपोजिशन था उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के, वो चाहते थे कि वो अपने पद से रेजिग्नेशन कर दे, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बढ़ चुके थे।